मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा मैं अभी यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस जो टॉपर्स रहे हैं उनकी सीरीज़ चला रहा हूं, उसी की सीरीज़ में सर हैं, सर से हम लोग बात करते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम शुक्ला है और मैं यूपी पीसीएस 2018 में आबकारी निरीक्षक के पद पर चयनित हूं और यूपी पीसीएस 2020 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हूं। सर शुभकामनाएं इसके लिए आपको। सर अभी जो एक बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं, तो सर आपने इसके लिए जैसे क्या रणनीति बनाई, किस तरह से तैयारी की? सबसे पहले जो बेसिक्स बुक्स हैं उनको कवर किया, जो भी पॉलिटी या हिस्ट्री वगैरह के एनसीईआरटीज़ हैं उनको कवर करिए सबसे पहले। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम के पहले टेस्ट सीरीज़ जो है उसको ज्वाइन करिए, अच्छे से टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग होती है उसमें भी टेस्ट सीरीज़ से अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो टाइम बाउंड में 3 घंटे में आप अच्छे से कर पाएंगे उससे। क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस पूरे लिखवाना। अगर आप अच्छे को आंसर लिखने की तरफ जाते हैं तो आप 15 से 18 क्वेश्चन कर पाते हैं। तो क्या रणनीति अपनाई जाए, इसको ध्यान में रखें कि 20 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। सर जैसे अभी हम इंडिविजुअल आए तो सर प्री के लिए कैसे तैयारी करें और मेंस के लिए कैसे तैयारी करें, अगर इस पे हम बात करें तो सर जैसे कुछ लोग प्री मेंस दोनों को कंबाइन लेके चलते हैं पहले से ही, और कुछ लोग इंडिविजुअल करते हैं जब प्री क्वालिफाई होने के बाद वो मेंस के लिए पढ़ते हैं। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्री और मेंस की दोनों की तैयारी एक साथ चलेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्री में थोड़ा फैक्ट आ जाते हैं, तो आप अगर दोनों साथ में तैयारी करेंगे और फैक्ट अगर अलग लिखते रहेंगे आप, तो इससे आपकी प्री भी कवर होता रहेगा और मेंस की तैयारी होती रहेगी। तो दोनों की कंबाइंड स्टडी होनी चाहिए हमारे हिसाब से, और मैंने भी इसी तरीके से की थी। और सर जैसे अगर हम इंडिविजुअल पेपर की बात करें तो जैसे जीएस के जो 4 पेपर हैं सर, तो ऐसे फर्स्ट पेपर के लिए कैसे तैयारी करें? फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और भारतीय समाज आता है। तो मेंस में बेसिक एनसीईआरटीज़ जो हैं, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री आती है और आर्ट एंड कल्चर आता है, तो इन पे फोकस करिए। और भारतीय समाज के लिए एक एनसीईआरटी आती है भारतीय समाज करके, उस पे फोकस करिए। और भारतीय समाज में करंट अफेयर्स का भी लिंक करिए, करंट अफेयर लिंक करके पढ़िए। उसके लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं। मैंने विजन से पढ़ा था, आप दृष्टि वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन विजन मैंने यूज की थी और हेल्पफुल है वो। और इसी तरह सर सेकंड पेपर की भी थोड़ी सी बताएंगे तो हेल्पफुल होगा। सेकंड पेपर में पॉलिटी आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, सोशल जस्टिस आता है, ये सब आता है सेकंड पेपर में। तो अगर देखा जाए तो पॉलिटी का तो आप लक्ष्मीकांत से या दृष्टि आईएएस के प्रिंटेड नोट्स हैं विकास दिव्यकीर्ति सर के, उससे पढ़ सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस के लिए आपको विजन का करंट अफेयर पढ़ लेना चाहिए, वो अच्छा आता है। वो मेंस 365 करके भी निकालते हैं, और बेसिक जो उनकी मैगजीन निकलती है मंथली, उसमें भी वो कवर होता है अच्छे से। तो सिलेबस को देखते हुए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सर जो थर्ड पेपर है उसके बारे में और फोर्थ पेपर दोनों के बारे में सर कवर करें। देखिए, थर्ड पेपर जो इकोनॉमिक्स जिसमें मेन है, साइंस एंड टेक है, और सिक्योरिटी का पोर्शन आ जाता है उसमें। तो सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक तो आप करंट अफेयर से पढ़िए। और जो इकॉनमी आ जाती है उसके लिए मृणाल के वीडियोस अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो वहाँ से देख लीजिए, या उनके हैंडबुक आती है मार्केट में, उससे आप पढ़ सकते हैं। और बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th की। जो सर फोर्थ पेपर है इथिक्स वाला, उसको सर कैसे कवर किया जाए? और उसमें सर एक समस्या और होती है, कुछ अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, सर कैसे कवर किया जाए? देखिए, एथिक्स में आप एग्जाम्पल कलेक्ट करते चलिए। दैनिक जीवन में कोई ऑफिसर है, उसने ईमानदारी का अच्छा कार्य किया है तो उसको देखिए। कहीं पे अगर करप्शन हुआ है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहे हैं उनको देखिए। तो GS 4 पेपर पूर्णतः आप देखेंगे तो आपके परिवेश से जुड़ा ही हुआ है ये, और उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो किसी भी बुक से कवर की जा सकती है, किसी भी नोट से कवर की जा सकती है। आप किसी कोचिंग के नोट से उसको पढ़ सकते हैं, या लेक्सिकॉन करके एक बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं। और एग्जाम्पल्स जो आपके दैनिक जीवन में हैं, आप अपने घर से लेकर आप अपने ज़िले में कोई अच्छा कार्य कर रहा है, या प्रदेश में अच्छा कार्य कर रहा है, देश में अच्छा कार्य कर रहा है, यहाँ तक कि आप विदेशों के भी एग्जाम्पल उसमें शामिल कर सकते हैं। तो मेनली GS 4 में यही है। और सर आपका ऑप्शनल पेपर कौन सा था और उसकी आपने कैसे तैयारी की? देखिए, मेरा ऑप्शनल दर्शन शास्त्र था। सर मैं बता देना चाह रहा हूँ, मैं फिलॉसफी से ही PhD कर रहा हूँ, तो ये सर मेरे लिए भी थोड़ा सा कारगर रहेगा। बिल्कुल सर। तो फिलॉसफी में मैंने धर्मेंद्र सर के नोट्स पढ़े थे, पतंजलि IAS करके हैं उनकी कोचिंग, उसके नोट्स पढ़े थे प्रिंटेड और जो हैंड रिटन है वो। और मेरा मैथ से ऑप्शनल, मैथ से रहा है MSc,
तो मेरा कोई उससे पहले कांटेक्ट भी नहीं था फ़िलासफ़ी से। तो एग्ज़ाम भर का उससे कवर हो जाता है और आपको एग्ज़ाम निकालना है, ना कि बिल्कुल उसका पीएचडी नहीं करनी है। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी बच्चे ये क्वेश्चन रहता है सर कि कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए या कितने घंटे पे काम किया जाए। बच्चे बहुत डायलेमा में रहते हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं जो टॉपर्स हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद में अगर नियमित हर दिन आप 4 से 5 या 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो पर्याप्त है। अब अगर आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन सो रहे हैं पूरा टाइम, तो फ़ायदेमंद नहीं है। पर डे पढ़िए 4 से 6 घंटे तक, नियमित पढ़ाई करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी आप। सर एक लोगों के अंदर ये भी रहता है, जैसे अभी बहुत सारे लोग जो है कोचिंग संस्थानों की मदद लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। तो सर कोचिंग संस्थानों की कितनी भूमिका है? कोचिंग संस्थान की मदद लेना आप पे निर्भर करता है। अगर आप फाइनेंशियली वाइबल हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। मैंने कोचिंग कर ली थी क्योंकि मैं एमएससी मैथ से सीधे तैयारी के मैं गया था, तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं था इस चीज़ का कि कैसे तैयारी की जाती है। तो केवल गाइडेंस के लिए कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग से विशेष लाभ नहीं है लेकिन नुकसान भी नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 5 से 10% आपको फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल, अगर आपके पास पैसा है। हाँ, पैसा सारी है चीज़ें मेन हैं, लिए। बिल्कुल। तो एक तरह से वो सुविधा हो जाती है कि बहुत सारे मटेरियल आपको खोजने नहीं पड़ते, इकट्ठे आपको मिल जाते हैं। और सर जैसे अभी आपने तैयारी की तो कोई दिक्कत आई थी, मतलब प्रिपरेशन के दौरान ऐसा लगता है कि हाँ अब छोड़ देना चाहिए या अभी लगा रहना चाहिए? इसके लिए आपका क्या मोटिवेशन था कि जो आप कंटिन्यू काम करते गए? दिक्कतें आई। 2017 का मैंने पीसीएस का प्री दिया था, उसमें नहीं हुआ। 2017 का आईएएस का प्री दिया, उसमें नहीं हुआ। 2018 के आईएएस के प्री में नहीं हुए। लेकिन उसके बाद एक बार जब तैयारी होती गई तो उसके बाद में एग्ज़ाम निकलने चालू हो गए। 2019 का मैंने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया, और फिर 2018 में भी मैंने इंटरव्यू दे के एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में चयन पाया। 2019 का इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने टॉप 4 पोस्टें भरी थी, तो इस चक्कर में उसमें मेरा नहीं हो पाया था। फिर 2020 का भी इंटरव्यू दिया। तो एक बार अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बेसिक लेवल से आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी हो जाएगी, तब आपके एग्ज़ाम निकलने शुरू हो जाएंगे। आप एक साथ कई एग्ज़ाम निकालने चालू कर देंगे। मोटिवेट अपने आप को खुद से करना पड़ता है। किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुन के आप 5 से 10 मिनट या 1 घंटे के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। करना आपको खुद ही है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा जब नहीं निकलता था तो मैं सरकारी रिज़ल्ट पे वेबसाइट देखा करता था कि कौन सी पोस्टें आई हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, हर पोस्ट जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, बीएससी या एमएससी जो भी मांगा है उसको देखता था, उसको भरने की कोशिश करता था। लेकिन फिर एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो अपने आप चीज़ें अच्छी होने लगती हैं और एग्ज़ाम निकलने लगते हैं। और सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये दुविधा रहती है कि सर जैसे वो इकोनॉमिकली भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। जैसे एक ट्रेंड सर जो बन गया है दिल्ली जाने वाला, उसको आप सर किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिल्ली जाना सिलेक्शन का मूल मंत्र नहीं है। अगर आपके पास में पैसा है तो आप दिल्ली जा सकते हैं। जैसे मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो लेकिन मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली थी जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलती है 3 लाख के करीब। तो मैंने वो पूरी सेव करके रखी थी कि मैं दिल्ली जाऊँगा और यूपीएससी की तैयारी करूँगा जाके उससे। तो मैं फिर दिल्ली गया। उसके बाद में मेरी बहन ने भी मेरा फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो ये है, अगर आपके पास पैसा है तो आप दिल्ली जा सकते हैं। वहाँ पे आपको चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे आपको किसी नोट्स चाहिए किसी कोचिंग के, वो आपके मिल जाएंगे जेरोक्स उसके, और कोई भी बुक है वो मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। आप जैसे वहाँ पे लाखों बच्चे हैं और आप अगर कहीं अपने घर में कर रहे हैं तैयारी, तो उसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट की कमी रहती है। एग्ज़ाम मैंने देखा है कि घर से भी निकालते हैं लोग और दिल्ली जाके भी निकालते हैं, और दिल्ली जाके भी नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली जाना लास्ट सोल्यूशन नहीं है। और सर जैसे आप आईएएस का इंटरव्यू भी दे चुके हैं, तो सर अभी क्या लक्ष्य को आपको लगता है कि प्राप्त कर लिया कि अभी संघर्ष आगे जारी है? अभी संघर्ष जारी है। अभी मेरे 3 अटैम्प्ट भी बाकी हैं यूपीएससी के, तो पूरी तन्मयता से उनको देना है और कोशिश रहेगी कि उन्हीं में सिलेक्शन पाया जाए। बिल्कुल सर, चैनल की तरफ से आपको बधाई है इसके लिए सर। सर और आप जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जुटे रहिए, आत्ममंथन कीजिए, आत्मविश्वास पैदा करिए और खूब मेहनत करिए। आप अपने पिताजी को देखिए कि कैसे मेहनत से हमको पढ़ा रहे हैं। आपके साथ में जो और लोग हैं जिनकी आशाएं जुड़ी हैं आपसे, उसको देखिए और उन आशाओं को पूरा करने की ओर अग्रसर रहिए हमेशा। सफलता असफलता अलग चीज़ है, लेकिन प्रयास पूरी मेहनत से होना चाहिए।
और प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी तरफ से। सर जैसा कि सर ने बताया कि हमें प्रयास कंटिन्यू करना चाहिए, अभी सर का लक्ष्य अभी ऊपर है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं सर अभी ऊपर ऊंचाइयों को और छूने की तमन्ना है दिल में। तो वही है कि अभी आप कंटिन्यूटी अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। और सर ने जैसे अपनी रणनीति शेयर की आपसे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ साथ नमस्कार, धन्यवाद।